screen that I am going to share a PDF with you. ठीक है, एक PDF आपको अपने स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 15.3. For today, I have skipped the content containing the examples. हमने कल एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, लेकिन आज मैंने एग्जाम्पल्स को स्किप किया. इस रीजन से स्किप किया कि एग्जाम्पल्स को आप लोग कैरी आउट कर सकते हो, आप लोग समझने की कोशिश भी कर सकते हो अपने आप से. और फिर भी अगर कोई डाउट्स होंगे ना कुछ एग्जाम्पल्स में, तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे. लेकिन प्रेजेंटली वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन द एक्सरसाइज. ठीक है, हमें एक्सरसाइज पर कंसंट्रेट करना है, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब हो जाते हैं ना, तब लगता है कि हाँ हमने कुछ किया. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिस्ट अप किए हैं. आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली. We had already discussed question number 1 in the class which was taken from the school on Wednesday, I think. तो Wednesday को question number 1 हमने discuss किया था. Question number 2 and question number 3 are quite simple. बहुत easily आप लोग solve कर पाओगे, तो वो आप अपने आप कर लीजिएगा. Now I am going to discuss with you the question number 4. Question number 4 is, if probability of any event A is equal to 3/5. एक इवेंट है A और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5 है. We have, और इवेंट B है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5. We have to find the probability of A intersection B where A and B are given to be independently. ठीक है, हमें कौन सा पॉइंट कंसंट्रेट करके दिया? यहाँ A की प्रोबेबिलिटी गिवन है, B की प्रोबेबिलिटी गिवन है. We have to find the probability of A intersection B, where A and B both are independent. Now, since the events A and B are independent, we can say that probability of A intersection B is equal to PA into PB. ठीक है, PA और PB का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो दोनों वैल्यूज को रख दिया और हमें आंसर ले लिया कि probability of B is equal to P. We have taken the assumption that probability of B is equal to P. Now we know that probability of A union B is equal to PA plus PB minus probability of A intersection B. ये फॉर्मूला वो है जो आप राइट फ्रॉम बिगिनिंग पढ़ते आ रहे हो प्रोबेबिलिटी में. A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी, A की प्रोबेबिलिटी प्लस B की प्रोबेबिलिटी का सम और पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को माइनस करने से आती है. ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है. अब इसी को ध्यान में रखते हुए जरा ध्यान दीजिएगा, आपने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हमने पुट किया 0.5. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को सब्स्टिट्यूट किया कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन टू अस टू बी इक्वल टू 0.2 और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को अज्यूम कर लिया p. तो वी कैन से दैट 0.5 इज इक्वल टू 0.2 प्लस p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b. ये चीज आ गई हमारे पास. अब हमें तो ये मेंशन करके दिया ना कि इवेंट्स a एंड b आर इंडिपेंडेंट. क्योंकि इवेंट्स a और b इंडिपेंडेंट हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो इस हिसाब से अगर देखें तो A की प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.2 और B की प्रोबेबिलिटी यानी कि P. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आ गया? ये आ गया 0.2P. अब ये वैल्यू जो आई हमारे पास 0.2P, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया. जब हमने A इंटरसेक्शन B की वैल्यू को, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आया 0.5 इज इक्वल टू 0.2 प्लस P माइनस 0.2. अब बस हमें इसके बाद तो कैलकुलेशन करनी है. 0.2 को शिफ्ट करके आगे ले आओ, तो 0.5 माइनस 0.2 कितना हो गया? 0.3 हो गया. P में से 0.2P को माइनस किया तो कितना आया? 0.8P आ गया. Now 0.3 is equal to 0.8P. I am talking about this particular step.
0.8 p के इक्वल है, so the value of p should be 0.3 upon 0.8, that is 3/8. So this is the answer for probability of event B. क्यों ऐसा? क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, जो क्वेश्चन हमें दिया गया था वो यही था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने स्किप किया, स्किप इसलिए किया क्योंकि वो जो क्वेश्चन है दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, तो उसे आप अपने आप कीजिएगा। आई एम कमिंग डायरेक्टली टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 is for two events A and B, it is given that probability of A is 0.4, probability of B is P, probability of A union B is equal to 0.6. Now we have to find the value of P so that AB are independent and AB are mutually exclusive. अब इस क्वेश्चन पर जरा ध्यान दो, क्या है, आवाज क्लियर आ रही है बेटा सबको? चलिए, now A and B events are given to be independent events. और सेकेंड पार्ट क्या दिया इसमें? सेकेंड पार्ट दिया है कि A and B are mutually exclusive. दो चीजें हैं आपके पास। अब ये क्वेश्चन ना कुछ कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, पर ये डिफरेंट है। फिर भी क्यों डिफरेंट है? यहाँ पर दो पार्ट्स आपको दिए, दोनों केसेस बिल्कुल अलग अलग हैं। क्वेश्चन वैसा ही है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.4, बी की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पी दी हुई है। हमें क्या करना है? हमें इस पी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ताकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। एक केस तो ये बनाया, और दूसरा केस कौन सा बनाया कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों केसेस अलग अलग है, तो ये इनफैक्ट एक क्वेश्चन ना होकर दो क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट है। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस द फर्स्ट पार्ट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, उन्हीं लाइंस पर चलेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 किया था। Since A and B are independent events, we can say that probability of A intersection B is equal to PA plus PA into PB, that is 0.4P. दोनों वैल्यूज रख दी, A की वैल्यू को भी रख दिया, B की वैल्यू को भी रख दिया, तो ये 0.4P के इक्वल आ गया। Now probability of A union B is given by PA plus PB minus probability of A intersection B. ठीक है, this value is given to us. ये फॉर्मूला वही जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। हमने यहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.6। A की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। ठीक है, ये वाला स्टेप लेकर चल रही हूँ मैं। तो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी 0.6, A की प्रोबेबिलिटी 0.4, B की प्रोबेबिलिटी हो गई P, और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0.4P, ये जो हमने ऊपर निकाली थी, इसको पुट कर दिया। तो इन सब वैल्यूज को पुट करने के बाद हम सबसे पहले तो 0.4 को 0.6 के पास लेकर आएंगे, कितना आ जाएगा? 0.2। इधर हम P में से 0.4P को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 0.6P। 0.2 is equal to 0.6P, so we can say that P is equal to 0.2 divided by 0.6. Hence the value of P comes out to be 1/3. और इस तरीके से हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया जहां A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। Now let us come to the next part, when A and B are mutually exclusive. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में कैसे करेंगे, उसके लिए लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए, A and B are now given to be mutually exclusive events. अब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आपको परसों भी बताया था, मैंने कल भी बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? जहां A इंटरसेक्शन B एम्प्टी होता है, खाली होता है, और A इंटरसेक्शन B अगर एम्प्टी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला पॉइंट
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है, जिस वजह से अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डायरेक्टली पीए और पीबी का सम बनेगा। वो जो आता था ना माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसको नहीं लिया हमने। क्यों नहीं लिया? बिकॉज द वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू तो 0 दी हुई है, तो जब इसकी वैल्यू 0 है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने वैल्यूज पुट की, ए यूनियन बी की जगह 0.6, ए की जगह 0.4 और बी की जगह p रख दिया। तो कुल मिलाकर हमारे पास आ गया द वैल्यू ऑफ p इज 0.2। प्रीवियस पार्ट में आंसर आया था 1/3, अभी आंसर आ रहा है 0.2। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। वो इंडिपेंडेंट इवेंट का केस था, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का केस है, इस वजह से दोनों आंसर्स में डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे जैसे हमारे इवेंट्स चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे प्रोबेबिलिटीज में भी वेरिएशंस आते हैं, ये चीज इसमें बताई गई है। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन 7 जो है इट इज अ थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन पार्ट में शायद थोड़ा सा था भी शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 7 इज two events A and B corresponding to a random experiment are independent। दो इवेंट्स दिए आपको, एक A दिया एक B दिया, और दोनों इवेंट्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। You have to prove that probability of A by B, conditional probability of A with respect to B is equal to probability of A। ये चीज प्रूव करनी है हमें यहाँ पर कि A by B की प्रोबेबिलिटी यानी कि A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी। दिस इज अ थ्योरम। नाउ टू प्रूव दिस थ्योरम, just consider the concept of exercise number 1। We had studied in exercise number 1 that for any two events A and B corresponding to a random experiment, probability of A intersection B is equal to probability of A into conditional probability of B, or it may be probability of B into conditional probability of A। ये चीज, ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ लिखी ना, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि A इंटरसेक्ट, फर्स्ट में भी किया था, और मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जब आपने किया था तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में भी आया था ये। Multiplicative law of probability also states that probability of simultaneous occurrence of A and B, that is probability of A intersection B, is given by PA into conditional probability of B, or it is PB into conditional probability of A। Now since the events are independent, events तो आपको independent दिए, ठीक है। ये जो events हैं, ये events कैसे दिए हुए हैं आपको? You have been given the independent events, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं हमारे पास, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए पी बी के इक्वल होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया पी ए पी बी। और अगर हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को लेकर चलें, then probability of A intersection B is PA into probability of B by A, or it is PB into probability of A by B। Now let us compare both the equations। दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। बेटा आवाज आ रही है अब? चलिए
I hope now the voice is clear to all of you. ठीक है, so let us continue. Now, as per equation number 1, probability of this A intersection B is equal to PA into PB by A. और जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, उसके हिसाब से होना चाहिए था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो जब हम दोनों बातों को कंपेयर करते हैं, हम इन दो रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर जब पी ए से पी ए कैंसिल होगा तो वी विल बी लेफ्ट विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, इसी तरह से इसी का सेकेंड पार्ट लेते हैं। इफ आई टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एस पी बी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड देन वी टेक इक्वेशन नंबर 2, देन on comparing these two we get this result. PB into conditional probability of A is equal to PA into PB. अब अगर दोनों तरफ PB को कैंसिल कर देते हैं, then we get probability of A by B, conditional probability of A with respect to B is equal to probability of A. तो इस बेसिस पर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है. Now this thing is valid if and only if probability of A is not equal to 0 and probability of B is also not equal to 0. रीजन क्या है इसका? क्योंकि जब अगर ये दोनों 0 होंगे तो फिर तो आप कैंसलेशन कर ही नहीं सकते हो, इस वजह से इसका होना मैंडेटरी है. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. थ्योरम का जो थर्ड पार्ट है जो मैंने स्किप किया था और ये बताया था आपको कि ये एक्सरसाइज में आने वाला है, ये वही चीज है. The question is, if A and B are two independent events, then show that A bar and B bar are also independent. अगर A और B दो independent events हैं, तो आपको शो करना है कि A बार B बार भी independent events ही होंगे. ठीक है, तो A और B की इंडिपेंडेंस से A बार B बार की इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है. ये चीज हमें इस क्वेश्चन में करनी है. Now just see, since A and B are independent events, so we can say probability of A intersection B is equal to PA into PB. Now we want to show that A bar and B bar are independent. हमें इनकी इंडिपेंडेंस शो करनी है ना. So for this we need to prove that probability of A bar intersection B bar is equal to probability of A bar into probability of B bar. ये चीज हमें प्रूव करनी पड़ेगी. अगर हम ये एस्टेब्लिश कर देना कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार का प्रोडक्ट आती है, तो ये चीज प्रूव हो जाएगी. नाउ फॉर दैट पर्पस लेट अस कम टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार. ठीक है, इसको लेकर चलते हैं. इसी को तो प्रूव करना है ना प्रोडक्ट के इक्वल. तो हमने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार. By using De Morgan's law, we can say that this probability is equal to probability of negation of A union B. हमने कंसेप्ट यूज किया कि A बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ A यूनियन B. ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है जो आपने 11th क्लास में किया था और ये बार बार यूज हो रहा है पूरे चैप्टर में. तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार जो होता है वो ए यूनियन बी के नेगेशन के बराबर होता है. इस कॉन्सेप्ट को हमने इस पॉइंट पर अप्लाई कर दिया. जब इसे हमने इस पॉइंट पर अप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है, अब ये नेगेशन है क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी दे दिया. तो नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. यहाँ पर हमने यूज किया कि किसी भी इवेंट के नेगेशन की प्रोबेबिलिटी 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस करके आ जाती है. तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए
कि नेगेशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। हमने ये स्टेप जो है वो अप्लाई कर दिया। क्या स्टेप अप्लाई कर दिया कि ए यूनियन बी का जो नेगेशन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगी। ठीक है, अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो ये होता है, ये तो आपको पता ही है शुरू से, वही पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे पुटअप कर दिया ब्रैकेट के अंदर, और इससे पुटअप करने के बाद ब्रैकेट को खोलना है आपने। ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आएगा 1, पहले तो 1 आएगा, फिर माइनस पी ए, देन माइनस पी बी, और फिर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ब्रैकेट को खोला तो 1 माइनस पी ए माइनस पी बी, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसको कि क्या पुट कर दिया, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इक्वेशन 1 को अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज। अब जो हमारे पास आया उसमें से हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। हमारे पास क्या चीज थी पीछे, हमारे पास था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज थी ना हमारे पास। तो इन दोनों को तो इकट्ठा ले लिया, ये आ गया 1 माइनस पी ए, और माइनस पीबी प्लस पीए पीबी में से माइनस पीबी को कॉमन निकाला, तो ये स्टेप आ गया हमारे पास। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। शुरू की दो टर्म को एक साथ लिया एक ब्रैकेट में, और अगली दो में से पीबी को कॉमन ले लिया, तो पीबी को कॉमन लेकर ये चीज आ गई। अब अगर हम देखें तो दोनों तरफ 1 माइनस पी ए कॉमन आ रहा है, 1 माइनस पी ए को कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाता है 1 माइनस पीबी। ना 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पीबी, ये चीज आ गई ना, which can be written as probability of A bar into probability of B bar। तो यही तो निकालना था हमें कि probability of A bar intersection B bar is equal to probability of A bar into probability of B bar. Hence we can say that these events are independent. So A bar and B bar are independent events। यही चीज हमें यहाँ एग्जिबिट करनी थी और ये पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके साथ अब क्लास जो है वो ओवर होने वाली है 10 मिनट्स में। आई एम हैविंग वन मोर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 9। 3 cards are drawn from a well shuffled pack of cards, one after other with replacement। ठीक है, 3 कार्ड निकाले वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स में से, एक के बाद एक निकाले और रिप्लेसमेंट के साथ निकाले। What is the probability that all the 3 cards are spade cards? तीनों कार्ड स्पेड के होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। और फिर सेकंड पार्ट है कि पहले 2 कार्ड तो क्वींस हैं और थर्ड कार्ड ब्लैक एस है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर जो की वर्ड है वो ये है विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कर दिया यानी कार्ड निकाला वापस डाल दिया, फिर निकाला वापस डाल दिया। इसका मतलब हर बार ड्रॉ करने के टाइम पर हमारे पास पूरे 52 कार्ड्स हैं जिनमें से हमें एक ड्रॉ करना है। नाउ वी नो दैट देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक, among which there are 13 spades। स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब क्वींस कितनी होती हैं, क्वीन कार्ड होते हैं 4 और ब्लैक एसेस होते हैं 2। ये तो हो गई स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 52 कार्ड्स हैं, 13 स्पेड्स होते हैं, 4 क्वींस होती हैं, 2 ब्लैक एसेस होते हैं। Now since replacement has been done after each draw, so we can say that the draws are independent। हर एक ड्रॉ बाकी सभी ड्रॉ से इंडिपेंडेंट होगा। क्यों इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज एवरी टाइम रिप्लेसमेंट हैज बीन डन। Now we have to find what? We have to find the probability of all spades। तीनों सक्सेसिव ड्रॉज में स्पेड आना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाले में भी स्पेड आए, सेकेंड में भी स्पेड आए और थर्ड में भी स्पेड आए। पी फर्स्ट स्पेड का मतलब है स्पेड इन फर्स्ट ड्रॉ, पी सेकेंड स्पेड का मतलब है स्पेड इन द सेकेंड ड्रॉ, और सिमिलरली स्पेड कार्ड इन द थर्ड ड्रॉ।
Now all the draws are independent and in each draw we are having 13 spade cards out of 52. तो हर बार प्रोबेबिलिटी 13 by 52, 13 by 52, 13 by 52 आएगी और 13 by 52 किसके बराबर होता है 1 by 4 के इक्वल होता है. तो 1 by 4 into 1 by 4 into 1 by 4 our answer will be equal to 1 by 64. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है. इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमें दिया वहां हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थे फर्स्ट और सेकंड ड्रॉ में तो क्वीन आए और थर्ड ड्रॉ में ब्लैक एस आए. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इन फर्स्ट ड्रॉ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इन सेकंड ड्रॉ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस इन थर्ड ड्रॉ. हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी चाह रहे हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है नहीं तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज को यूज करना. और कंडीशनल क्यों नहीं आएंगी यहाँ, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट किया गया है. कार्ड को निकाला, देखा, फिर वापस डाल दिया, फिर निकाला, फिर देखा, फिर वापस डाल दिया. एवरी टाइम रिप्लेसमेंट हैज बीन डन. दैट्स व्हाई इट्स अ केस ऑफ व्हिच टाइप, इट्स अ केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन चलेगा. नाउ 4 queen cards are there among 52, so the probability of first queen should be 4 by 52. सेकेंड क्वीन की प्रोबेबिलिटी भी 4 by 52 ही आएगी क्योंकि वही क्वीन तो 4 पूरी हो गई जब हमने रिप्लेसमेंट ही कर दिया. तो जब ब्लैक एस की बात हुई तो ब्लैक कलर के एस दो होते हैं, एक क्लब वाला एक स्पेड वाला. तो 2 ब्लैक एसेस होते हैं आउट ऑफ 52. तो ये हो गया 2 by 52. नाउ जस्ट कैरी आउट द कैलकुलेशन. 4 by 52 का मतलब 1 by 13 into 1 by 13 into 1 by 26 and this one is your answer. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है और इस क्वेश्चन के साथ जो आज की क्लास है उसे हम यहीं खत्म कर रहे हैं क्योंकि अभी जो